10 साल पहले वो मौत के शिविर से भागे थे और अब एक टेप उन्हें वापस खींच लाया है। क्या ये सिर्फ एक भ्रम है या वाकई कुछ बहुत डरावना इंतजार कर रहा है? फिल्म की शुरुआत में एक पैकेज अचानक जस्टिन और एरन नाम के भाइयों के घर आता है। एरन उसे खोलता है जिसमें एक वीडियो टेप निकलती है। जिज्ञासावश वे दोनों उसे साथ में देखते हैं और उसमें एक औरत को देखते हैं जो उत्साह से कह रही होती है कि वो उन्हें वापस पाने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। नाराज होकर जस्टिन एरन पर इल्जाम लगाता है कि उसने कार की बैटरी खरीदने के बजाय इस पर $20 बर्बाद कर दिए। जस्टिन फिर अपने अतीत को याद करता है, खासकर वो समय जब उसने खुद और एरन को एक तथाकथित यूएफओ डेथ कल्ट से 10 साल पहले बाहर निकाला था। उसे लगता था कि वो ग्रुप सभी को खुदकुशी करने के लिए उकसा रहा था। हालांकि एरन उस जगह को अलग तरह से याद करता है। उसे वहां सिर्फ अच्छे अनुभव ही याद हैं। जब एरन जस्टिन के बाल काट रहा होता है तो वह उनकी वर्तमान मुश्किल जिंदगी की तुलना उस कैंप की जिंदगी से करता है जिसे वह बेहतर मानता है। बाद में एरन जस्टिन से कहता है कि वह उस कैंप में फिर से जाना चाहता है। हालांकि जस्टिन उसे वहां की अंधेरी सच्चाई के बारे में चेतावनी देता है। एरन जोर देता है कि उसे अपने मन का समाधान चाहिए। मजबूरी में जस्टिन एक दिन के लिए वहां वापस जाने के लिए तैयार हो जाता है। एरन अपने थेरेपी सेशन में बताता है कि उसे जस्टिन द्वारा कंट्रोल किया हुआ महसूस होता है और उसे लगता है कि जस्टिन के फैसले हमेशा सही साबित नहीं हुए। वापसी के रास्ते में जस्टिन उस ग्रुप के कुछ परेशान करने वाले व्यवहारों को गिनाता है, लेकिन एरन को सब कुछ वैसा याद नहीं आता। दोनों एक ऐसे खेत में रुकते हैं जहां उनकी मां का देहांत हुआ था। एरन वहां एक पेंटिंग देखता है जिसे जस्टिन पहचानता है कि वो बचपन में उन्होंने बनाई थी। जब जस्टिन सड़क की ओर देखता है तो वह नोटिस करता है कि वहां से जाने वाले 2 रास्ते एक जैसे दिखते हैं, लेकिन जैसे ही वह नजर हटाता है उनमें से एक रास्ता रहस्यमय तरीके से बदल जाता है। यात्रा उन्हें कैंप आर्केडिया ले आती है जहां वे एक तनाव में दिख रहे आदमी से मिलते हैं और एक और आदमी मुस्कुराता हुआ एक बैनर के पास खड़ा है जो कैंप के आने की सूचना दे रहा है। वहां पहुंचने पर हैल उन्हें गर्मजोशी से स्वागत करता है। लंच के समय वे पुराने परिचित टिम, अन्ना और शेन से मिलते हैं। साथ ही एक नई लड़की लिजी से भी मिलते हैं जो मानसिक स्वास्थ्य सुविधा में रहने के बाद यहाँ आई है। कमरे के उस पार डेव खास तौर पर नजर आता है जो भाइयों को देखकर बड़ी मुस्कान देता है। जैसे ही वे अपने क्वार्टर्स में बसते हैं जस्टिन देखता है कि कैंप में सभी लोग उतने ही के उतने दिखते हैं जैसे वे वहां से गए थे। बिस्तर पर जस्टिन को एक नोट मिलता है जिसमें उन्हें चुप रहने को कहा गया है। जस्टिन तय करता है कि वो थोड़ी खोजबीन करेगा। वो दौड़ते हुए कैंप का मुआयना करता है। वो तीरंदाजी अभ्यास से गुजरता है। हैल को ट्रक में होम ब्रू बियर लोड करते हुए देखता है और उसी गुस्सैल आदमी को देखता है जो पैर पटकते हुए चलता है, लेकिन उसे जस्टिन की मौजूदगी का एहसास नहीं होता। शाम को सभी लोग एक कैंप फायर के इर्द गिर्द इकट्ठा होते हैं। जस्टिन की बेचैनी को महसूस करते हुए हैल उसे अपने केबिन में कुछ घरेलू शराब चखने के लिए बुलाता है। अंदर जस्टिन एक अधूरी समीकरण देखता है, लेकिन जब वो इसके बारे में पूछता है तो उसे कोई जवाब नहीं मिलता। इसके बजाय हैल बातचीत का रुख बदलते हुए बताता है कि उन्होंने जस्टिन को माफ कर दिया है कि वो चला गया था और उसने प्रेस को जानकारी दी थी। जस्टिन हैरान होकर उस रहस्यमयी वीडियो टेप को याद करता है जो उन्हें मिला था, लेकिन हैल किसी भी जानकारी से इनकार करता है। इस बीच आग के पास एरन अन्ना से फिर से जुड़ता है जो उसे अपने केबिन में अपने फैशन डिजाइन्स दिखाने के लिए ले जाती है। वह उसके पुराने मछली पकड़ने के शौक को याद करती है जिससे एरन के मन में एक विचार आता है। बाहर शेन जस्टिन को एक कार्ड ट्रिक से मनोरंजन करता है, लेकिन जस्टिन सही कार्ड से इनकार करता है ताकि उसे चिढ़ा सके। शेन जिद्दी होकर एक और ट्रिक आजमाता है। वह एक पुराना बेसबॉल ऊंचाई में हवा में फेंकता है, लेकिन वह नीचे नहीं आता जब तक कि वह जस्टिन का हाथ उसे पकड़ने के लिए नहीं रख देता। बाद में हैल सभी को एक पारंपरिक खेल के लिए बुलाता है जिसे दी स्ट्रगल कहा जाता है। यह एक अदृश्य ताकत के खिलाफ रस्साकशी होती है। जब हैल रस्सी खींचता है तो वह सीधे आसमान में उठ जाती है। जस्टिन मानता है कि यह कोई भ्रम है। एरन की बारी आती है और हालांकि वह पहले हारता है, वह खुद को रस्सी से बांधकर दोबारा कोशिश करता है और रस्सी को नीचे खींचने में सफल होता है जिससे भीड़ तालियां बजाती है। जस्टिन शामिल होने में झिझकता है, लेकिन आखिरकार मना लिया जाता है। जब वह रस्सी पकड़ता है तो वह अचानक झटके से आगे खींच जाती है जिससे वह नीचे गिर जाता है और उसका हाथ कट जाता है। भीड़ एकदम चुप हो जाती है। डेव पास में खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। डेव वह नहीं था जिसने रस्सी खींची थी। बाद में लिजी जस्टिन की चोट का इलाज करती है और बताती है कि ये उसे एक ऐसे ही काम की याद दिलाता है जो उसने कभी एक अकेलेपन में जीने वाले बंदूक प्रेमी के लिए किया था। जल्द ही हैल जस्टिन को देखने आता है और इस हादसे के लिए अफसोस जताता है, लेकिन जब वे चुपचाप वहां रुकते हैं तो जस्टिन वहां से निकल जाता है। अपने केबिन की ओर लौटते समय एरन जस्टिन से कहता है कि वह एक और दिन रुकना चाहता है। हालांकि जस्टिन हिचकिचाता है, लेकिन आखिरकार मान जाता है। नींद न आने पर जस्टिन एरन और अन्ना के रिश्ते को याद करता है। ध्यान देता है कि अन्ना हमेशा एरन को देखा करती थी। एरन सोचता है कि शायद वे एक दूसरे के लिए ही बने हैं, लेकिन जस्टिन को शक होता है। अगले दिन शूटिंग रेंज पर जस्टिन की गोलियां निशाने पर नहीं लगती और एक अजीब सी मुड़ी हुई गोली पास में गिरती है। बाद में वे मछली पकड़ते हैं। फिर जस्टिन अकेले दौड़ने निकलता है जहां वह एक अजनबी आदमी से टकराता है जो अचानक गायब हो जाता है और वहां खून से सना हुआ जूता रह जाता है। आगे जाकर जस्टिन एक बदलते हुए स्टोरेज कंटेनर को देखता है। आसमान अचानक अंधेरा हो जाता है और वहां बिखरी हुई पोलरॉइड तस्वीरें पड़ी होती हैं। दूसरी जगह एक पुराना टेंट होता है जिसमें एक रिकॉर्डर
लगातार एक गाना चला रहा होता है और बाहर एक प्राचीन घड़ी बार बार 3 सेकंड पीछे टिक कर रही होती है। उसी रात कराओके के समय लिजी गा रही होती है, जबकि जस्टिन एक और कृपया शांत रहें वाला कागज नोटिस करता है। वह हैल को एक तरफ ले जाकर झील के बुआई की एक रहस्यमयी पोलरॉइड दिखाता है और एक भूतिया मौजूदगी का एहसास जाहिर करता है। हैल उसे बताता है कि तीसरा चांद एसेंशन का संकेत है और सलाह देता है कि वह एरन को उस बुआई तक लेकर जाए जवाबों के लिए। इस बीच एरन गाना गा रहा होता है और अन्ना से कुछ ड्रग्स लेता है और जस्टिन देखता है कि लिजी एक जलते हुए केबिन का सीन स्केच कर रही है। वह एक अकेली रोती हुई लड़की को भी देखता है। कैंप में वापस जस्टिन जेनिफर से मिलता है, वही औरत जो रो रही थी, जो उसे बताती है कि वो शोर से परेशान है। वही कृपया शांत रहें वाले नोट्स वो ही छोड़ रही थी, क्योंकि वह कैंप में अपने लापता पति को ढूंढने आई थी, जो पास ही कहीं गायब हो गया था। अगले दिन जस्टिन एरन को तनाव कम करने के लिए मछली पकड़ने ले जाता है। एरन कैंप में हमेशा के लिए रुकने की इच्छा जाहिर करता है। जस्टिन हिचकिचाते हुए जेनिफर की नाराजगी का जिक्र करता है, लेकिन तब रुक जाता है जब उसे पोलरॉइड वाली बुआई दिखाई देती है। वह पानी में छलांग लगाकर नीचे खोजता है, जबकि एरन किनारे पर बेचैन खड़ा रहता है। जब जस्टिन आखिरकार ऊपर आता है तो वह साफ तौर पर डरा हुआ दिखता है और एक धातु का डिब्बा नाव में फेंक देता है और एरन से जल्दी से नाव चलाने को कहता है, यह इशारा करते हुए कि झील में कुछ खतरनाक छिपा है। किनारे पर पहुंचने के बाद वे डिब्बा खोलते हैं और उसमें एक डरावनी वीडियो टेप पाते हैं। जस्टिन अब यहाँ से निकलने के लिए अडिग होता है और तुरंत रवाना होने की जिद करता है, जबकि एरन अलविदा कहना चाहता है। मजबूरी में एरन मान जाता है। उसी रात ग्रुप एक फेयरवेल डिनर के लिए इकट्ठा होता है। लिजी जस्टिन को जंगल में एक छाया जैसी आकृति का स्केच गिफ्ट करती है। हैल सुझाव देता है कि विदाई रस्म के तौर पर वे वीडियो टेप चलाएं। टेप में जस्टिन और एरन के छोटे रूप दिखाई देते हैं, जिसमें वे कैंप अर्केडिया को बाहरी लोगों के सामने अतिरंजित और पंथ जैसी छवि में पेश करते हैं। शर्मिंदा होकर दोनों भाई जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हैल उन्हें रोकता है, बताता है कि यह वीडियो क्षमा याचना के इरादे से दिखाया गया था। इससे जस्टिन और एरन के बीच तनाव बढ़ता है, क्योंकि एरन जस्टिन से पूछता है कि उसने कैंप के बारे में झूठ क्यों बोला। जस्टिन मानता है कि उसने कहानियां गढ़ी, क्योंकि उसे अंदर से कुछ गड़बड़ होने का एहसास था। हैल जस्टिन पर नियंत्रण की इच्छा रखने का आरोप लगाता है। झगड़ा तब और बढ़ जाता है जब हैल उनकी मां की मौत का जिक्र करता है। जस्टिन जोर देकर कहता है कि कैंप खतरनाक है, जेनिफर की अपने पति की बेबस तलाश को उदाहरण बनाते हुए। थक हार कर हैल जस्टिन से कहता है कि वो अकेला चला जाए। हार मानकर जस्टिन अपनी कार की ओर जाता है, लेकिन वह स्टार्ट नहीं होती। वो पैदल जाने का फैसला करता है, लेकिन रास्ते में अजीब पत्थरों की रेखा उसे रोकती है। फिर उसे एक पहले कभी न देखा गया केबिन दिखता है। अंदर उसे एक आदमी दिखता है जिसने फांसी लगाई होती है, लेकिन तभी हूबहू वैसा ही दूसरा आदमी कार्ल प्रकट होता है, जो जस्टिन को डांटता है और व्यंग्य में कैंप अर्केडिया को डेथ कल्ट कहता है। जस्टिन हैरान रह जाता है कि कैसे एक ही आदमी जीवित और मृत दोनों हो सकता है। कार्ल हंसता है और बताता है कि वे सभी एक टाइम लूप में फंसे हुए हैं, जो दुखद घटनाओं को दोहराता है, केवल एक अनदेखे अस्तित्व के मनोरंजन के लिए। जो भी इस लूप में है, उसे हर चक्र के अंत में खुद को मारना होता है, वरना वह अस्तित्व और भी भयानक मौत देता है। कार्ल जस्टिन से कहता है कि वह रीसेट से पहले भाग जाए, वरना वह भी फंस जाएगा, लेकिन जस्टिन एरन को ढूंढे बिना नहीं जाना चाहता। कार्ल मान जाता है। सुबह होते ही एरन जागता है और देखता है कि पक्षी उसके ऊपर मंडरा रहे हैं और पोलरॉइड्स गिरा रहे हैं। वह एक तस्वीर देखता है जिसमें वह एक ट्रेलर के पास है और उसे हैल को दिखाता है। हैल अनुमान लगाता है कि वह अस्तित्व अपनी नजरें दिखा रहा है, जो एरन को बेचैन कर देता है। हैल सुझाव देता है कि वे ट्रेलर तक जाएं और चेतावनी देता है कि एरन को तीसरे चांद के पूर्ण होने से पहले जस्टिन को ढूंढ लेना होगा। एरन एक रास्ता पकड़ता है, अनजाने में अन्ना के पास से होकर गुजरता है, लेकिन वे एक दूसरे को देख नहीं पाते। इस बीच जस्टिन क्रिस के पास पहुंचता है, जहां वह क्रिस और माइक से मिलता है, जिसने क्रिस को उसकी लत से छुटकारा दिलाने के लिए बांध रखा है। क्रिस जस्टिन को प्रोत्साहित करता है कि वह चाहे कुछ भी हो जाए, उस इकाई एंटिटी से खुद को आजाद करे। दूसरी ओर एरन एक टेंट पर पहुंचता है, जिसके बाहर एक पुरानी घड़ी है। अंदर उसे एक आदमी मिलता है जो मरने और फिर से जिंदा होने के एक भयानक लूप में फंसा हुआ है। वह आदमी एरन को वहां से चले जाने की चेतावनी देता है, लेकिन जब एरन हिचकिचाता है, वह आदमी उस पर झपटता है और जोरदार धमाके से फट जाता है, जिससे एरन डर जाता है। क्रिस के घर पर वापस माइक जस्टिन को हथियार ले जाने देता है। जस्टिन के जाने के बाद माइक घर में आग लगा देता है। जस्टिन को याद आता है कि उसने कार्ल का नक्शा घर में ही छोड़ दिया था। वह देखता है कि घर और नक्शा दोनों जलकर राख हो रहे हैं, मगर कुछ ही देर में क्रिस का घर दोबारा वैसा ही बन जाता है और क्रिस पोर्च पर खड़ा होता है। तीसरे चांद के पूर्ण होने के करीब आते हुए जस्टिन कंपास की मदद से कार्ल के घर की ओर बढ़ता है। वह एक ट्रेलर देखता है जिसे एक गुर्राता हुआ तेंदुआ घेर कर बैठा है, लेकिन वह थोड़ी देर में वहां से चला जाता है। तभी एरन अचानक वहां प्रकट होता है और ट्रेलर के पास लूप में प्रवेश कर जाता है। दोनों मिलकर खाली ट्रेलर का निरीक्षण करते हैं और मालिक द्वारा छोड़ा गया एक नोट पाते हैं। जैसे ही वे बाहर निकलते हैं, ट्रेलर के अंदर एक प्रोजेक्टर अपने आप चालू हो जाता है, जो उन्हें जाते हुए दिखा रहा होता है। फिर अचानक वह प्रोजेक्टर हवा में उठता है और उन अनगिनत लूप्स के ऊपर उड़ने लगता है,
जो चारों ओर फैले हैं। जैसे जैसे शाम ढलती है, एरन और जस्टिन कुछ मूर्तियों की कतारें खोजते हैं जहां कैंप के लोग एक सामूहिक भोज के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। वे रात के गिरते ही कार्ल के केबिन पर पहुंचते हैं जहां वे बंदूक के बदले नक्शा लेते हैं और कैंप अर्केडिया लौटते हैं। यहाँ एरन आखिरकार मानता है कि वह यहीं रुकना चाहता है, भले ही इसका मतलब हो कि वह एक अनंत टाइम लूप में फंस जाए। बाहरी दुनिया में जिंदगी केवल एक अंतहीन संघर्ष रही है। वह इसे दोबारा जस्टिन के साथ झेलने की बजाय यही दोहराव वाली जिंदगी बेहतर मानता है। एरन इस विचार में शांति पाता है और थकाऊ हकीकत से बेहतर इस दोहराव को चुनता है। उनके जाने के बाद कार्ल अपने केबिन से बाहर आता है, बंदूक उठाकर अंधेरे की ओर एक गोली चलाता है और फिर खुद पर बंदूक तान लेता है। लेकिन इस प्रयास के बावजूद उसका लूप दोबारा शुरू हो जाता है और वह अपने अनंत चक्र में फिर से फंस जाता है। कैंप में वे देखते हैं कि जेनिफर साइकिल पर सवार होकर दूर जा रही है। वहीं टिम उस रहस्यमयी केबिन का ताला खोलता है जिसकी वह अब तक निगरानी कर रहा था। अंदर एरन और जस्टिन को अलमारियों पर भरी हुई टेप्स और रिकॉर्ड्स मिलते हैं। स्क्रीन पर झिलमिलाहट होती है जिसमें उन्हें दिखता है कि शिविर में उनके अनुभवों को उस अजीब ताकत की नजरों से कैसे देखा गया। वीडियो में दिखता है कि बाकी कैंप मेंबर्स रात की आग के पास बैठे हैं और उनके बीच एक रस्सी अचानक प्रकट होती है। ये देखकर घबराया एरन आग के पास भागता है, लेकिन जब वो पहुंचता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वहां सिर्फ लोगों के कपड़े पड़े हैं, चारों तरफ बिखरे हुए। जस्टिन एरन को याद दिलाता है कि वे लोग अगले रीसेट में फिर लौट आएंगे। दोनों भाई बैठकर उस अटूट चक्र का इंतजार करने लगते हैं। जस्टिन इस बार रुकने का फैसला करता है। वह अब एरन को छोड़कर नहीं जाना चाहता, लेकिन एरन अब तय कर चुका है कि उसे यहाँ से निकलना ही है। तभी कैंप दोबारा रीसेट होना शुरू हो जाता है और दोनों भाई अपनी कार की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। वे मिलकर कार को ढलान की तरफ धक्का देते हैं। जस्टिन रास्ता बताता है और एरन अब खुद ड्राइविंग व्हील संभाल लेता है। अब वो जस्टिन को अपनी जिंदगी कंट्रोल नहीं करने देना चाहता। इस आखिरी पल में दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि अब वे बराबरी के साथ चलेंगे, चाहे जो भी हो। जैसे ही सूरज उगता है, उनकी कार ढलान पर तेजी से लुढ़कती है और रीसेट के जोन को पार करते ही निकल जाती है। सुबह की रोशनी में कार कैंप अर्केडिया से काफी दूर सड़क पर अचानक प्रकट होती है। पीछे छूटते कैंप की ओर कुछ लोग खामोशी से उन्हें जाते हुए देखते हैं और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको लगता है कि वक्त का सबसे बड़ा जाल यादें होती हैं, तो इस कहानी ने आपका दिल जरूर छुआ होगा। ऐसी ही साइकोलॉजिकल मिस्ट्री फिल्म्स की गहराइयों तक जाने के लिए मिस्टर रीकैप को सब्सक्राइब करो और हमारे साथ जुड़े रहे।